गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज अब क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 1 दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले में लमही ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा, किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्याय जारी रखा, वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे, बाद में शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1936 में इनका देहावसान हो गया। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों एवं 300 कहानियों की रचना की। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रेमचंद्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि हैं। उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। करबला संग्राम और प्रेम की वेदी ने उनके नाटक हैं। साहित्य निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र जी उर्दू से हिंदी साहित्य में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। मुंशी प्रेमचंद्र की भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की भाषा में सादगी एवं अलंकारिकता का संबंध विद्यमान है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, पूस की रात आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। आइए मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित दो बैलों की कहानी का सारांश समझिए। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। हीरा मोती नाम के यह बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं, जो आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में स्वतंत्रता पा ही लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहते हैं। बच्चों, जानवरों में सबसे बुद्धिमान गधे को माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनि की श्रेणी में ला देते हैं। वह सुख दुख, लाभ हानि सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा एक और प्राणी है, बैल, जिसके कारण उसका स्थान गधे से कुछ नीचे है। इस कहानी में झूरी नामक एक किसान है, जिसके पास दो बैल हैं, जिनका नाम है हीरा और मोती। पछाई जाति के यह दोनों बैल सुंदर, सुडौल और काम में चौकस थे। लंबे समय तक एक साथ रहने के कारण दोनों में अत्यधिक प्रेम था। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे की मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे एक साथ रहते, खाते, खेलते और धौल धप्पा करते थे।
विनोद भाव से कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे प्रयत्न करते थे कि एक दूसरे का काम अपने कंधों पर ले लें। वे एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघ कर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। वे दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात समझ लेते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को झूरी के ससुराल भेज दिया। दोनों बैलों को ऐसा लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। वह अड़ गए। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो वे दोनों पीछे की ओर बल लगाते। बड़ी मुश्किल से वे सांझ को एक नए स्थान पर पहुँचे। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लगे। उन्होंने चारा भी नहीं खाया। नया घर उन्हें बेगाना सा लग रहा था। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे की रस्सी को तोड़ डाला और प्रातःकाल तक वापस झूरी के पास आ गए। झूरी सुबह अपने बैलों को चरनी में खड़ा देखकर गदगद हो गया। दोनों के गले में गराव, कीचड़ में सने पैर तथा आंखों में विद्रोह में स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे और अपने अपने घरों से रोटियां, चोकर, भूसी आदि लाकर बैलों को खाने के लिए देने लगे। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हो गई। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को रूखा सूखा चारा डाला। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने को कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा ना कर सके। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने के लिए आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और फिर अपने घर ले गया। इस बार उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और उनके सामने रूखा सूखा चारा डाल दिया। बैलों ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली, चुनी, सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें बैल में जोता, पर बैलों ने कदम ना बढ़ाए। झूरी के साले ने खींचकर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस्से मस ना हुए। उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूटकर बराबर हो गए, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थीं, इसलिए पकड़े गए। गया गांव के दो आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथों में लाठियां थीं। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कर दिया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें रूखा सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय भैरो की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। अब यह प्रतिदिन का नियम बन गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वह लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वह जान चुके थे कि वह भैरो की लड़की है, जिसकी माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरो को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके वह चुप रह जाते। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी, परंतु उसके स्नेह के कारण वे भाग नहीं सके। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। गांव के और लोग भी पीछे हो लिए, परंतु दुर्भाग्यवश वे दोनों अपना रास्ता भटक गए। नया गांव पार करते हुए वे खेत के किनारे पहुंच गए। वह मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाई और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे और सिर मिलाकर खेलने लगे। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए। मुकाबला कैसे करें? उससे भिड़ने का मतलब था मरना तय है। यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी नहीं था। दोनों ने भागने को कायरता समझा। उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा पेट में अपनी सींग घुसेड़ देता। सांड को 2-2 शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए।
अभी 2-4 ग्रास खाए ही थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे हुए खेत में था, यानी खेत में पानी भी था। वह भाग न सका। मोती को फंसा देखकर हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस वह स्थान था जहां आवारा पशुओं को लाकर बंद कर दिया जाता था और बाद में उन्हें नीलाम कर दिया जाता था। काजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ ना मिला। वहाँ पहले से कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े तथा गधे थे जो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। भूख प्यास के कारण सभी मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के कारण हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटना शुरू कर दी। दोनों के मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपनी नकुली सींगों से वार किया, जिससे कुछ मिट्टी नीचे गिर गई। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसे करते देखा तो उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सियों में उसे बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया, परंतु हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आज़ाद हो जाती। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े ज़ोर से दीवार में सींग मारा। 2-4 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। यह देख पहले तीनों घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ और बाद में भैंसें काजी हाउस से भाग गईं, पर गधे अभी भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। वे बोले, भागने से क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी में बंधा था, कैसे भागता? हीरा ने मोती से कहा कि वह भाग जाए, वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। अगले दिन मोती की खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों को चारा नहीं दिया गया। वे काजी हाउस में बंधे पड़े रहे। बस दिन में एक बार कोई उन्हें पानी पिला जाता था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मरियल बैलों का कोई खरीदार न था। अचानक एक दढ़ियल, जिसकी आंखें लाल और मुद्रा कठोर थी, आया और उनकी कूलों में उंगली गोद कर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि ज़रा सी चाल कम होते ही वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। वे सोच रहे थे, यह कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ चिंता भी नहीं है। मार्ग में जाते समय अचानक हीरा मोती को वह रास्ता जाना पहचाना लगा। जूरी उसी रास्ते से उन्हें कई बार ले जाया करता था। वही खेत, वही बाग, वही गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता जैसे गायब ही हो गई। उन्होंने अपना खेत और कुएं पहचान लिए। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागने लगे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी उन्हें गले लगा लिया। तभी वहां दड़ियल कसाई आ गया और उसने दोनों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, यह बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चला दिया। दड़ियल भागा। मोती ने उसे भी भगाया और गांव से दूर कर दिया। थोड़ी देर में झूरी की नांद में खली, चुनी, चोकर और दाना भर दिया गया, जिसे दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। बच्चों, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी दास्तां से आज़ादी की कहानी है। दोनों बैल इस भावना के प्रतीक हैं। प्रेमचंद्र ने जिस समय यह कहानी लिखी थी, उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। अपनी बात को खुलकर न कह पाने के कारण प्रेमचंद्र ने 2 बैलों के माध्यम से अपनी बात कही है। इस कहानी के पात्र और उनसे जुड़ी घटनाएं स्पष्ट संकेत करती हैं कि आज़ादी के लिए हीरा मोती जैसे जीवों की 2 विचारधाराएं जब आपस में मिलती हैं तो स्वतंत्रता असली में मिल जाती है।
हीरा अहिंसा का प्रतीक है तो मोती क्रांति का समर्थक है। आई होप आपको प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा का सारांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।